नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत ऑबर्न, सोरोकिन तथा कार्ल मार्क्स। आज इस टॉपिक का दूसरा भाग पढ़ाया जा रहा है। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। पार्ट 1 में हम सामाजिक परिवर्तन के कारकों या सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ा है एवं चक्रीय सिद्धांत के समर्थकों के बारे में, समर्थक विद्वानों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा है, चक्रीय सिद्धांत एवं रेखीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय एवं रेखीय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतकार उद्विकासवादियों से प्रभावित थे। वे इस मत को नहीं मानते थे कि परिवर्तन चक्रीय गति से होता है, वरन उनका मत है कि परिवर्तन सदैव एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न चरणों में होता है। उद्विकासीय एवं रेखीय सिद्धांतकारों में ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, हॉबहाउस आदि प्रमुख विद्वान हैं। कॉम्ट समाज के उद्विकासीय रूप को 3 स्तरों, धार्मिक से वैज्ञानिक तक, स्पेंसर 4 स्तरों, शिकारी से औद्योगिक तक, तथा मार्क्स 5 स्तरों, आदिम साम्यवादी से आधुनिक साम्यवादी तक के रूप में मानते हैं। मार्क्स एवं टी वेबलिन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय क्रम को तो प्रस्तुत करते ही हैं, किंतु ये दोनों ही आर्थिक एवं प्रौद्योगिक कारकों को अधिक महत्व देते हैं। हम यहाँ रेखीय एवं उद्विकासीय सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम ऑगस्ट कॉम्टे के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा है। उन्होंने बौद्धिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर माने हैं। यानी ऑगस्ट कॉम्टे का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन मानव के बौद्धिक विकास से होता है। मानव के बौद्धिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले होता है धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरा है तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज। और तीसरा है वैज्ञानिक स्तर, पॉजिटिव स्टेज। धार्मिक स्तर समाज की प्राथमिक अवस्था थी, जिसमें मानव प्रत्येक घटना को ईश्वर एवं धर्म के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करता था। विश्व की सभी क्रियाओं का आधार धर्म और ईश्वर को ही माना गया। द्वितीय स्तर तात्विक स्तर है, जिसमें मानव घटनाओं की व्याख्या उनके गुणों के आधार पर करता था। इस अवस्था में मानव का अलौकिक शक्ति में विश्वास कम हुआ और प्राणियों में विद्यमान अमूर्त शक्ति को ही समस्त घटनाओं के लिए उत्तरदायी माना गया। सामाजिक विकास का तीसरा स्तर वैज्ञानिक स्तर है, जो कि वर्तमान में विद्यमान है। वैज्ञानिक स्तर में मानव सांसारिक घटनाओं की व्याख्या धर्म, ईश्वर एवं अलौकिक शक्ति के आधार पर नहीं करता, वरन वैज्ञानिक नियमों एवं तर्क के आधार पर करता है। वह कारण और कार्य के सह संबंधों को ज्ञात कर नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार ऑगस्ट कॉम्टे ने मनुष्य के बौद्धिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर का उल्लेख किया है। अब है सामाजिक परिवर्तन का हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। आपने सामाजिक परिवर्तन को प्राकृतिक प्रवरण, नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर प्रकट किया है।
स्पेंसर डार्विन के उद्विकासवाद से डार्विन के उद्विकास से प्रभावित थे। डार्विन ने जीवों के उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे स्पेंसर ने समाज पर भी लागू किया। हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन के उद्विकास से प्रभावित थे और उन्होंने जीवों के उद्विकास के जो सिद्धांत था डार्विन का, उसे समाज पर लागू किया और सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। डार्विन का मत था कि जीवों में अस्तित्व के लिए संघर्ष पाया जाता है। इस संघर्ष में वे भी प्राणी बचे रहते हैं जो शक्तिशाली होते हैं और प्रकृति से अनुकूलन कर लेते हैं। अतः इस सिद्धांत को प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत कहा गया। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसके प्रवरण अथवा जन्म और मृत्यु दर पर सामाजिक कारकों जैसे प्रथाओं, मूल्यों, दशाओं का भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस प्रवरण में श्रेष्ठ मनुष्य ही बचे रहते हैं जो समाज का निर्माण करते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार स्पेंसर सामाजिक परिवर्तन के लिए अप्राकृतिक एवं सामाजिक प्रवरण को आधार मानते हैं। स्पेंसर के अतिरिक्त जैविकीय कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानने वालों में गोबिन्यू व लापोज आदि भी प्रमुख हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि समाज का निर्माण और प्रगति उन लोगों द्वारा संभव है जो प्रजातीय दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं। जब किसी समाज में प्रजातीय दृष्टि से हीन व्यक्ति होते हैं तो वह समाज पतन की ओर जाता है, और जब उसमें शारीरिक व मानसिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं तो वह समाज प्रगति करता है। कहने का तात्पर्य है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत के अंतर्गत प्राकृतिक डार्विनवाद के स्थान पर सामाजिक डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्ण के स्थान पर के जो डार्विन का सिद्धांत है उसे समाज पर लागू किया, और उसने बताया कि समाज में जो योग्य व्यक्ति होते हैं या समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनसे समाज का निर्माण और प्रगति होती है, और जो प्रजातीय दृष्टि से हीन व्यक्ति होते हैं उससे समाज का पतन होता है, और इस प्रकार समाज में परिवर्तन होते हैं। अब तीसरा है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिक एवं आर्थिक कारकों से जनित माना है। अतः उनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद अथवा सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत कहा जाता है। मार्क्स का सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और कहा कि मानव इतिहास में अब तक जो भी परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली के परिवर्तन के कारण ही हुए हैं। उनका मत है कि जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियां, अन्य कारणों का मानव के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, किंतु वह परिवर्तन के निर्णायक कारक नहीं है। निर्णायक कारक तो आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन प्रणाली ही है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। कहने का तात्पर्य है कि वे उत्पादन प्रणाली को ही जो है परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानते थे। उनका कहना है कि निर्णायक कारक यानी सामाजिक परिवर्तन का जो निर्णायक कारक है वह आर्थिक कारक है या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक मूल्यों जैसे रोटी, कपड़ा, निवास आदि की आवश्यकता होती है। इन मूल्य आवश्यकताओं को जुटाने के लिए मानव को उत्पादन करना होता है। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति उत्पादन करता है उन्हें प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी में छोटे छोटे औजार तथा बड़ी बड़ी मशीनें सम्मिलित हैं। इस प्रौद्योगिकी में जब परिवर्तन आता है तो उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन होता है। मार्क्स का मत है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी उत्पादन प्रणाली
को अपनाता है। उत्पादन प्रणाली दो पक्षों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है उत्पादन के उपकरण या प्रौद्योगिकी और दूसरा होता है उत्पादन के संबंध। जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। उत्पादन प्रणाली की यह विशेषता है कि यह किसी भी अवस्था में स्थिर नहीं रहती, सदैव बदलती रहती है। उत्पादन प्रणाली समाज का मूल है और उसी पर समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचनाएं, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथाएं, विज्ञान एवं दर्शन टिके हुए हैं। जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली होती है, समाज की अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर अर्थात ऊपरी संरचना, जिसमें धर्म, प्रथाएं, राजनीति, साहित्य, कला, विज्ञान आदि आते हैं, भी उसी प्रकार की बन जाती है। जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज की ऊपरी संरचना में भी परिवर्तन आता है और जब समाज की संस्थाएं बदलती हैं तो सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जब हाथ की चक्की से उत्पादन किया जाता था तो एक विशेष प्रकार का समाज था और आज जब बिजली की चक्की है तो दूसरे प्रकार का समाज है। अतः स्पष्ट है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने पर ही समाज में परिवर्तन आता है। उत्पादन में लगे लोगों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है। आज के युग में पूंजीपति व श्रमिकों में जो संबंध पाए जाते हैं वे कृषि युग के भूस्वामी एवं मजदूरों के संबंधों से इसलिए भिन्न हैं। कार्ल मार्क्स का मत है कि उत्पादन के संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कृषि युग में जमींदारों, कृषकों एवं कृषि श्रमिकों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से एक विशेष प्रकार की आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ जिसे हम कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। संक्षेप में कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जब उत्पादन के उपकरणों यानी प्रौद्योगिकी, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि जो कि आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अधिसंरचना में भी परिवर्तन आता है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कार्ल मार्क्स का मत है कि इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं। मानव समाज का इतिहास इन दो वर्गों के बीच का संघर्ष का इतिहास रहा है। एक वर्ग वह है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहा है और दूसरा जो श्रम के द्वारा जीवन यापन करता है। ये दोनों वर्ग अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष इनमें होता रहता है। प्रत्येक वर्ग संघर्ष का अंत नए समाज एवं नए वर्गों के उदय के रूप में हुआ है। वर्तमान में जो पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग हैं जो अपने अपने हितों को लेकर संघर्षरत हैं। मार्क्स कहते हैं कि वर्गों की रचना एवं समाज की प्रकृति समाज व्यवस्था का निर्माण करती है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष एवं उसके परिणाम स्वरूप नए वर्गों के जन्म के कारण ही समाज में परिवर्तन होते हैं। इस तरह मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। अब नेक्स्ट है हमारा टी वेबलिन यानी थॉर्स्टीन वेबलिन का सिद्धांत। वेबलिन सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक दशाओं को उत्तरदायी मानते हैं। उनका मत है कि प्रौद्योगिक दशाएं प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए उनके सिद्धांत को प्रौद्योगिक निर्णयवाद कहा जाता है। वेबलिन ने मानवीय विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है स्थिर विशेषताएं जिनका संबंध मानव की मूल प्रवृत्तियों एवं प्रेरणाओं से है और दूसरा है परिवर्तनशील विशेषताएं
जिसमें आदतें, विचार और मनोवृत्तियाँ आती हैं। मनुष्य अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है और वह उनका दास होता है। वे आदतें किस प्रकार की होंगी यह मानव के भौतिक पर्यावरण पर निर्भर है और भौतिक पर्यावरण में भी विशेषकर प्रौद्योगिकी पर। जब भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है तो मानव की आदतें भी बदलती हैं। कहने का तात्पर्य है कि टी वेबलिन ने अपने प्रौद्योगिक निर्णयवाद के आधार पर कहा है कि जब मनुष्य अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है, वे आदतें किस प्रकार की होंगी ये मानव के भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। भौतिक पर्यावरण में भी विशेषकर प्रौद्योगिकी पर। भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है तो मानव की आदतें भी बदलती हैं। यानी मनुष्य की जब भौतिक पर्यावरण में या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है तो मनुष्य की आदतें बदलती हैं। मानव की आदतों का निर्माण कैसे होता है इसका उत्तर देते हुए वेबलिन कहते हैं कि मानव किस प्रकार के कार्य तथा प्रविधि द्वारा अपना जीवन यापन करता है, यही उसी प्रकार की आदतें और मनोवृत्तियाँ होती हैं। जीवन यापन के लिए मनुष्य जिस प्रकार की प्रविधि को अपनाता है उसके अनुकूल ढालता है। ये आदतें व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार का जीवन व्यतीत करने को बाध्य करती हैं और उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसके विचारों को प्रभावित करता है। मानव जिस प्रकार का कार्य करता है वह वैसा ही सोचता है। उदाहरण के लिए कृषि युग में मानव जीवन यापन के लिए एक विशेष प्रौद्योगिकी को काम में लाता था। उसी के अनुसार उसका भौतिक पर्यावरण भी बना हुआ था। जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो मानव का भौतिक पर्यावरण बदला, प्रौद्योगिकी बदली, काम की प्रकृति बदली और उसके साथ साथ मानव की आदतों एवं मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन आया। आदतें ही धीरे धीरे स्थापित एवं सुदृढ़ होकर संस्थाओं का रूप ग्रहण करती हैं। संस्थाएं ही सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। अतः जब आदतों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक संस्थाओं एवं ढांचों में भी परिवर्तन आता है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जब प्रौद्योगिकी एवं भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो मानव की आदतों, संस्थाओं एवं सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन आता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार वेबलिन सामाजिक परिवर्तनों को नवीन प्रविधियों एवं प्रौद्योगिकीय कारकों से जनित मानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि टी वेबलिन सामाजिक परिवर्तन के लिए नवीन प्रविधियों को और प्रौद्योगिकी को आधार मानते हैं, इसलिए उन्हें प्रौद्योगिक निर्णयवादी या प्रौद्योगिक निश्चयवादी कहा गया है। अब है चक्रीय एवं रेखीय सिद्धांतों में भेद। चक्रीय एवं रेखीय सिद्धांतों के बीच पाए जाने वाले भेदों को हम निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं, जिसमें पहला है चक्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिरकर पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। जबकि रेखीय सिद्धांत यह विश्वास करता है कि परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। यह क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं, हम क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं और जिस कारण को या जिस चरण को हम त्याग चुके होते हैं उसे पुनः वहाँ कभी नहीं लौटते हैं। नेक्स्ट है चक्रीय सिद्धांत में परिवर्तन उच्चता से निम्नता और निम्नता से उच्चता की ओर होता है, किंतु रेखीय सिद्धांत यह विश्वास करता है कि परिवर्तन सदैव निम्नता से उच्चता की ओर तथा अपूर्णता से पूर्णता की ओर होता है। चक्रीय सिद्धांत के अनुसार
परिवर्तन का चक्र तेज व मंद दोनों ही हो सकता है, जबकि रेखीय सिद्धांत परिवर्तन की मंद गति में विश्वास रखता है। रेखीय सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत की अपेक्षा उद्विकासवादियों से अधिक प्रभावित है। चक्रीय सिद्धांतकारों ने परिवर्तन के चक्र को ऐतिहासिक एवं अनुभवसिद्ध प्रमाणों के आधार पर प्रकट करने का प्रयास किया है, जबकि रेखीय सिद्धांतकारों ने रेखीय परिवर्तन को एक सैद्धांतिक जामा पहनाया है। रेखीय सिद्धांतकार यह मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन मानवीय प्रयत्न व इच्छा से स्वतंत्र है तथा ऐसे परिवर्तन स्वतः उत्पन्न होते हैं, जबकि चक्रीय सिद्धांतकार यह मानते हैं कि परिवर्तन का एक चक्र मानवीय प्रयत्न एवं प्राकृतिक प्रभावों का परिणाम है। रेखीय सिद्धांतकार परिवर्तन के लिए किसी एक प्रमुख कारण पर अधिक बल देते हैं। इस अर्थ में वे निर्धारणवादियों के अधिक निकट हैं, जबकि चक्रीय सिद्धांतकार परिवर्तन को अनेक कारकों का प्रतिफल मानते हैं और साथ ही कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अतः यह स्वतः ही घटित होता रहता है। इसके बाद है हमारा अंतिम पॉइंट। रेखीय सिद्धांतकार यह मानते हैं कि परिवर्तन के चरण एवं क्रम विश्व के सभी समाजों में एक समान ही रहते हैं, जैसे शिकारी अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था, प्रौद्योगिक अवस्था सभी समाजों में आती है। दूसरी ओर चक्रीय सिद्धांतकारों की मान्यता है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों व संरचनाओं की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एवं प्रकृति में अंतर पाया जाता है। अंत में कहने का तात्पर्य यह है, स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकार सामाजिक परिवर्तन के दो भागों या दो रूपों चक्रीय एवं रेखीय के आधार पर अपने अपने सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। चक्रीय समर्थक और रेखीय सिद्धांत के समर्थकों के अपने अपने विचार जो है वह उल्लेखनीय है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।